वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूइश डायस्पोरा के बारे में। जूइश डायस्पोरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें डायस्पोरा टर्म को समझना है, डायस्पोरा किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में फैलता है, इसके रीजंस क्या है, ये अगर हमें समझना है तो पहले हमें जूइश डायस्पोरा को समझना होगा। क्योंकि ये जो जूइश डायस्पोरा है सिर्फ एक सिंगल फैक्टर या फिर एक टाइम पीरियड से नहीं बना है। ये हिस्ट्री के लिए अलग अलग रीजंस के वजह से, अलग अलग टाइम पीरियड से ये जूइश डायस्पोरा धीरे धीरे डेवलप होता गया है। ये जूइश डायस्पोरा का जो होमलैंड है इजराइल, वहाँ से उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। बहुत सारे अलग अलग टाइम पीरियड है जहाँ पर डिफरेंट रीजन के वजह से वो लोग अपने होमलैंड से बाहर जाने लगे थे। ये सारे चीज़ों को आज के इस क्लास में हम सिस्टमेटिकली पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से जूइश डायस्पोरा का डेवलपमेंट होता है। तो आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे एंशियंट टाइम्स में जूइश डायस्पोरा किस तरीके से डेवलप होता है, फिर मिडिवल टाइम और कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में किस तरीके का इसका डेवलपमेंट हम देखते हैं। और ये जो जूइश डायस्पोरा है उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उनको टैकल करने के लिए, उनके कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से जूइश एनलाइटनमेंट आता है वहाँ पर। उसके बाद किस तरीके से हिटलर के टाइम पीरियड में नाजी जर्मनी में जूइश के साथ खराब सलूक किया गया था, उनको किस तरीके से मारा गया था, कौन से वो रीजंस है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। और आखिर में देखेंगे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके वजह से इजराइल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। वहाँ पर जूइश लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है हम शुरू करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो डायस्पोरा टर्म है इसको किस वजह से जूइश के साथ जोड़ा गया है, या फिर जूइश डायस्पोरा बेसिकली है क्या। जब डायस्पोरा टर्म पहली बार यूज किया गया था तो ये जूइश कम्युनिटी के लिए यूज किया गया था। यहाँ पर जूइश कम्युनिटी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिटीज है जो अपने होमलैंड से बाहर रहती है। ऐसे तो बहुत सारे और भी ग्रुप्स है जो अपने होमलैंड से थोड़ा बहुत बाहर रहती है, लेकिन जूइश ऐसे ग्रुप है जो अपने होमलैंड से ज़्यादा बाहर के कंट्रीज में पाए जाते हैं। यानी कि उनका जो इजराइल स्टेट है जहाँ पर उनका होमलैंड है उस जगह से बाहर के कंट्रीज में उनका ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है। और ये बहुत ही हिस्ट्रिकली अलग अलग टाइम पीरियड के वजह से, अलग अलग रीजन्स के वजह से ये चीज़ें डेवलप हुई थी। अब यहाँ पर डायस्पोरा जो टर्म है इसको पहली बार डिफाइन किया गया था 1975 में वेबस्टर्स न्यू कॉलेजियट डिक्शनरी में। यहाँ पर बोला गया था कि डायस्पोरा एक ऐसा टर्म है जहाँ पर जो जूइश लोग हैं वो अपने होमलैंड पैलेस्टाइन से दूर रह रहे हैं। यहाँ पर बेबीलोन एग्जाइल के वजह से वो लोग अपने होमलैंड से दूर रहते हैं और बाहर किसी कंट्री में, पैलेस्टाइन से बाहर दूर किसी कंट्री में वो लोग जाकर बस जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई ग्रुप है तब उसको कहा जाता है डायस्पोरा। पहले डायस्पोरा को सिर्फ जूइश कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता है था, फिर धीरे धीरे आज के टाइम पर हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, यहाँ पर इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन, हर कम्युनिटीज के लिए ये डायस्पोरा वर्ड को यूज किया जाता है। जो भी लोग अपनी कंट्री से दूर किसी जगह पर रहते हैं उनको ही आजकल डायस्पोरा कहा जाता है। अब ये जो जूइश डायस्पोरा है इसके प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये जो जूइश डायस्पोरा है उनका जो रिलीजन है वो है जुडाइज़म। जुडाइज़म रिलीजन बाकी सारे रिलीजन से थोड़ा अलग है। यहाँ पर इस वजह से ही ज़्यादातर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हम आगे देखने वाले हैं इस रिलीजन के वजह से ही है। ये जो जूइश का रिलीजन है वो उनमें ही सीमित है, वो खुद इसको फॉलो करते हैं और इसको बाय बर्थ पाते हैं ये जो जूइश लोग हैं। यानी कि जूइश लोग बाय बर्थ इस रिलीजन का हिस्सा बन जाते हैं। हम ऑपोजिट में अगर
इंडिया के कास्ट सिस्टम से भी इसको तुलना कर सकते हैं कि जैसे कास्ट सिस्टम में बाय बर्थ लोगों को कास्ट मिल जाती है, इसी तरीके से जूइश कम्युनिटी का जो रिलीजियन है जुडाइज्म, उनको बाय बर्थ मिलती है। इस वजह से वो लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी होते हैं और बाकी दूसरे जो रिलीजियन है उसको वो लोग कैच नहीं करते हैं या फिर उनके अधीन वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब ये जो जुडाइज्म रिलीजन है, इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बाकी जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये जो चीज़ें हैं बहुत बार घूम फिर के आने वाली है। अब धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जूइश डायस्पोरा किस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में डेवलप होता है। पहला जो हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं वो है एंशियंट टाइम्स में, यानी कि बहुत पुराने वक्त था, उस टाइम पीरियड से ही जूइश डायस्पोरा अपने होमलैंड से धीरे धीरे बाहर जाने लगे। पहला जो कारण था वो था एजरियन इन्वेंशन। एजरियन लोग उनके किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए जब नॉर्दर्न इजराइल आए तो वहाँ के लोगों ने जो जूइश कम्युनिटी है, उनके जो एलाइट सेक्शन के लोग हैं, उनको अपनी जगह से दूर खदेड़ दिए थे। यानी कि उस जगह के जो भी गिने चुने जो बड़े बड़े जूइश कम्युनिटी के लोग थे, उनको उनके किंगडम से बाहर पेरिफेरल कंट्रीज में भेज दिया गया था। फिर हम देखते हैं बेबीलोनियन कॉन्केस्ट। यहाँ पर बेबीलोनियन जो भी ग्रुप था वो लोग अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में रहते थे। जैसे हम देखते हैं ब्रिटिशर्स अलग अलग कंट्रीज में अपना जो पावर है वो एग्जर्ट करते हैं, पावर को एस्टैब्लिश करते हैं। इसी तरीके से बेबीलोनियन ग्रुप भी अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, वहाँ पर अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश करते थे। वो लोग जब इजराइल में आए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो जूइश लोग हैं उनके पास बहुत सारे स्किल्स है, वो लोग स्किल्ड लेबर होते थे, उनके पास आर्टिशियन का क्वालिटीज़ था। तब वो लोग बेबीलोनियन जो एम्पायर था, उनके लोगों ने अलग अलग जगहों पर इनको शिफ्ट करने की सोची थी। यहाँ पर पहली तो बात है कि वो लोग स्किल्ड थे, इस वजह से वो एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए जूइश लोगों को अलग अलग जगहों पर भेज रहे थे। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है मॉडर्न रिलीजियस फैक्टर। यहाँ पर कुछ रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर भी थे, जिसके वजह से जूइश लोगों को अपने होमलैंड से दूर हटा दिया जा रहा था। फिर हमारा हाथ आता है हेलेनिक रूल। हेलेनिक रूल में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर रूल करते हैं। ये 330 जो BCE है, उस टाइम पीरियड पर वो अपना जो रूल है वो वहाँ पर कायम करते हैं। अब बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जूइश कम्युनिटी जो भी डिस्पर्स जूइश कम्युनिटी है, वो लोग ग्रीक ऑक्यूपेशन को ले रहे थे और वो लोग स्ट्रांगली एक दूसरे के नेटवर्क में आ रहे थे इस हेलेनिक रूल के टाइम पीरियड पर। फिर हेलेनिक रूल के बाद आता है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है जूइश डायस्पोरा का, वहाँ से स्टार्ट होता है। रोमन एम्पायर के टाइम पर जो जुडी एक जगह है, जुडी बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पर जूइश का होमलैंड था, उनका मेन सेंटर था। वहाँ पर वो लोग, रोमन एम्पायर ने उस जगह को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पर जो भी टेम्पल्स थे जूइश लोगों का, वो टेम्पल्स को वो लोग डिस्ट्रॉय करने लगे थे। फिर जब बाद में जूइश लोगों ने उससे रिवॉल्ट किया था, यानी कि रोमन एम्पायर के खिलाफ जाकर बगावत करने की कोशिश की थी, खिलाफ जाकर लड़ने की कोशिश की थी, तो ये जो सिनारियो था और भी बहुत खतरनाक होने लगा था और जो जूइश लोग हैं उनको उनके कंट्री से, उनकी जगह से दूर भेज दिया जा रहा था। वहाँ पर उनके जो भी टेम्पल्स है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, उन सारे चीज़ों को नष्ट कर दिया जा रहा था। फिर हम देखते हैं जूइश डायस्पोरा का डेवलपमेंट मिडाइवल एंड कॉन्टेम्पररी पीरियड में। ये जो एंशियंट और मिडाइवल पीरियड के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुई थी, यहाँ पर सारी जगहों पर हिस्से थे ये रोमन एम्पायर ने बहुत सालों तक इस जगह पर रूल की थी। रोमन एम्पायर धीरे धीरे अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो धीरे धीरे बाकी सारे कंट्रीज
के लोगों के ऊपर भी इम्पोज करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर जूइश कम्युनिटी का जो डिस्पर्सल है, इसके वजह से बहुत हद तक ये जो जुडेई डिस्ट्रैक्शन है, जुडेई जगह का जो डिस्ट्रैक्शन है, ये बहुत हद तक जिम्मेदार है। यहाँ पर जो भी यूरोप में जो भी ट्रेडिशनल एरियाज थे, वहां पर अलग अलग तरीके का रूल्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था रोमन एम्पायर। यहाँ पर और एक जो फैक्टर है वो है क्रिश्चियनिटी। फिर यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर, मिडाइवल टाइम पर ही ये जो क्रिश्चियनिटी है वो डेवलप होती है। क्रिश्चियनिटी के डेवलप होने के साथ साथ ये जो ज्यूइश का प्रॉब्लम था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे और ये जो ज्यूइश लोग थे वो क्रिश्चियनिटी को अपना नहीं रहे थे। वो लोग अपने रिलीजियन, अपने धर्म को ही पालन करना चाहते थे, उसी को फॉलो करना चाहते थे। इस वजह से दो ग्रुप के बीच में, यानी कि ज्यूइश और जो क्रिश्चियन है, उनके बीच में बहुत सारा तनाव का सिचुएशन हो गया था और इसके वजह से ज्यूइश लोगों को नॉर्दर्न और ईस्टर्न यूरोप से बाहर कर दिया गया था। अब यहाँ पर चर्च और ज्यूइश के बीच में किस तरीके का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। 9th सेंचुरी एडी में रोमन एम्पायर ने कुछ लॉस, कानून को इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पर जो कानून है वो हर किसी के लिए सेम है, इस तरीके का चीज़ें बताई गई थी और रोमन एम्पायर बेसिकली फॉलो करता था क्रिश्चियनिटी को वो लोग फॉलो करते थे। क्रिश्चियनिटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो कर कर ही रोमन एम्पायर के जो भी लोग थे वो यहाँ पर कानून तैयार कर रहे थे। यहाँ पर जो ज्यूइश लोग हैं उनके साथ बाकी लोगों का रेस्ट्रिक्शन को भी कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि ज्यूइश लोगों के साथ बाकी जो रिलीजियन के लोग हैं, खासकर जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, वो मिल नहीं सकते हैं। खासकर उनके बीच में इंटर रिलेशन नहीं हो सकता है, इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। इस वजह से चर्च ने कुछ रूल्स बनाए थे, जिसके वजह से जो बिलीवर्स थे वो एक ग्रुप बन गए थे और जो नॉन बिलीवर्स जैसे ज्यूइश थे वो एक अलग तरीके का ग्रुप बन गए थे। इन दोनों के बीच में अलग तरीके का एक टेंशन क्रिएट हो गया था। यहाँ पर जो खास करके इंटरकोर्स, यानी कि जो सेक्स है ज्यूइश के साथ बाकी जो रिलीजियन, खासकर जो क्रिश्चियन है, उनको इंटरकोर्स करने से भी मना कर दिया गया था और अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था भी की गई थी। यहाँ पर ये दोनों रिलीजियन के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। ये सारे चीज़ों के वजह से जो ज्यूइश थे उनको उनके होमलैंड से बाहर कर दिया जा रहा था। जहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी को माना जा रहा था वहाँ से भी उनको निकाल दिया जा रहा था। इस वजह से हम देखते हैं कि जो ज्यूइश है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहने लगे, वो लोग इकट्ठा रहने लगे थे, वो लोग घेटोस फॉर्म कर रहे थे। अब ये घेटोस क्या है? घेटोस एक ऐसा एरिया है जो बेसिकली अर्बन एरियाज में तैयार होते हैं। अर्बन एरियाज के जो स्लम्स है वहाँ पर अगर कोई एक कम्युनिटी अपने लोगों के साथ ग्रुप में रहता है तब उसको कहा जाता है घेटो। ज्यूइश उस टाइम पीरियड पर चर्च के साथ उनके मतभेद के वजह से वो लोग घेटोस में रहने लगे, एक ग्रुप बना के अलग अलग स्लम्स के, सिटीज़ के स्लम्स में रहने लगे। इस तरीके का सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा था ज्यूइश को। अब यहाँ पर ये जो ज्यूइश का इनसिक्योरिटी है वो क्रूसेडर्स के वजह से और ज्यादा बढ़ने लगा था। अब क्रूसेडर्स क्या है? क्रूसेडर्स एक ऐसा सिस्टम है जहां पर दो रिलीजियन का झगड़ा होता है। दो रिलीजियन के झगड़े के वजह से कोई एक रिलीजियन अपने आप को एस्टैब्लिश करने के वजह से जब रिलीजियन के बीच में झगड़ा होता है तब इसको कहा जाता है क्रूसेडर्स। इस क्रूसेडर्स के वजह से मिडिल एज में ज्यूइश के बीच में इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर अलग अलग फेजेस में हमें क्रूसेडर्स देखने को मिलता है। पहला जो फर्स्ट क्रूसेडी है वो हमें देखने को मिलता है 1096 में। उस टाइम पीरियड पर जो भी रिहान और दनूबे जगह पर रहते हैं उस जगह को ध्वंस कर दिया गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और वहाँ पर जो भी ज्यूइश लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था। फिर सेकंड क्रूसेडी के वजह से जो भी लोग फ्रांस में रह रहे थे, जो भी ज्यूस फ्रांस में रह रहे थे उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और
थर्ड क्रूसेडी के वजह से जो भी जूइस लोग इंग्लैंड में रह रहे थे उनको वहां से बेनिश कर दिया गया, यानी कि उनको वहां पर बैंड कर दिया गया, उनको वहां से निकल के और किसी जगह पर जाना पड़ा। ये सारे क्रूसेडी के वजह से जो जूइस है उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था। जूइस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरे से तीसरे कंट्री, इस तरीके से उनको मूव करते रहना पड़ा था। ये सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी। ये सारे रीजन के वजह से उनको इंग्लैंड से 1290 में निकाल दिया गया था और फ्रांस से 1394 इस टाइम पीरियड पर निकाल दिया गया था। इसके अलावा भी जर्मनी, इटली, ये सारे जगहों से भी उनको अलग अलग टाइम पीरियड पर निकाल दिया गया था। इसके वजह से हम देखते हैं कि जो जूइस लोग हैं वो एक जगह पर नहीं रह रहे थे, वो लोग स्कैटर्ड हो गए थे अलग अलग डायरेक्शन में। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए वो लोग ये सारे जगहों छोड़कर दूसरी जगह पर भागे जा रहे थे। यहां पर स्लेविक किंगडम कह के एक जगह थी जहां पर उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया गया था। वो लोग वहां पर सेटल हो रहे थे क्योंकि वहां पर उनके रिलीजियन को थोड़ा बहुत टॉलरेट किया जा रहा था। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है आप खुद सोच के देखो कि अगर एक आम इंसान को, आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, आपकी कम्युनिटी या फिर रिलीजियन को इस तरीके का प्रॉब्लम झेलना पड़ा तो कितना ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से ये जो जूइस है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था अपने रिलीजियन के वजह से, अपनी कम्युनिटी के वजह से। अब देखते हैं जूइस एनलाइटनमेंट के बारे में। अभी तक आपने देखा है कि किस तरीके से प्रॉब्लम से गुजर कर जाना पड़ रहा था जूइस कम्युनिटी को। वो लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से वो लोग अपने प्रॉब्लम से उबर कर निकल के आ सकते हैं, सोसाइटी में किस तरीके से फिर से जी सकते हैं। इसी टाइम पर रेनेसा और एनलाइटनमेंट पीरियड आना स्टार्ट हुआ था जहां पर रिलीजियन के जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और लोग सेकुलर लाइफ के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि पहले के टाइम पर रिलीजियन यानी कि चर्च जो है वो स्टेट और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता था, रूल्स रेगुलेशंस उनके हिसाब से तैयार किए जाते थे। लेकिन रेनेसा और एनलाइटनमेंट पीरियड के वजह से ये जो चीज़ें हैं ये कम होने लगी और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आने लगा, साइंस का कॉन्सेप्ट आने लगा, लोग रैशनली, साइंटिफिकली सोचने लगे। तब यहाँ पर जूइस को लगा कि नहीं, हमारे पास एक मौका है एक सेकुलर लाइफ जीने का। वो लोग एनलाइटनमेंट और रेनेसा के वजह से जूइस कम्युनिटी एक साथ ग्रुप होने लगे और वो लोग एक सेकुलर लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। इसी वजह से वो लोग जो घेटोज में रह रहे थे इकट्ठा करके, वो इस टाइम पीरियड पे रेनेसा और एनलाइटनमेंट पीरियड में वो वहां से बाहर आने लगे और सोसाइटी के बाकी लोगों से मिलकर जीने लगे। और ये जो मूवमेंट है जहां पर वो लोग इकट्ठा होकर घेटोस से बाहर निकल के आ रहे थे, इसी मूवमेंट को कहा जाता है हास्कला। हास्कला जो मूवमेंट है ये बेसिकली जूइस एनलाइटनमेंट एक मूवमेंट है जहां पर यूरोपियन जूइस लेट 18th सेंचुरी में एक एनलाइटनमेंट वैल्यूज को एडॉप्ट कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग इंटीग्रेट हो रहे थे यूरोपियन सोसाइटी के साथ और खासकर अपने आप को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये हास्कला मूवमेंट के वजह से जूइस कम्युनिटी में बहुत एक बूस्ट आ गया था, उनके एजुकेशन में भी, साथ ही साथ वो लोग एक सोसाइटी में लोगों के साथ मिलकर रहने लगे थे। यहाँ पर हास्कला के वजह से अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर जूइस कम्युनिटी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेने लगी और साथ ही साथ वो इकट्ठा होकर उनके खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही थी या फिर सोसाइटी में एक बेहतर लाइफ जीने के लिए वो लोग बाहर निकल के आ रहे थे, उनके स्ट्रगल खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मूवमेंट है इसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज में उनको इक्वल राइट्स दे दिए गए थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन एंड नेदरलैंड। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर ये जो मूवमेंट है, हास्कला मूवमेंट है, ये सक्सेसफुल हुई थी और उनको इक्वल राइट्स उन सारे कंट्रीज में प्रोवाइड कर दी गई थी।
फिर ये जो धीरे धीरे उनका रिवॉल्यूशन है, उनका जो मूवमेंट है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं मिड 19th सेंचुरी, वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। उसी टाइम पर जूइश लोग भी ये सारी चीज़ों में हिस्सा ले रहे थे और अपने आप को डेवलप कर रहे थे। अब यहाँ पर वो लोग जो जूइश लोग हैं वो अपने आप को घेटों से बाहर निकालने की कोशिश ही कर रहे थे कि उनके ऊपर और एक बड़ा जो प्रॉब्लम है उस टाइम पीरियड पर आने वाला था, वो था नाजी जर्मनी में जो हिटलर है उनका रूल। हिटलर के रूल का नाम हम सभी ने सुना है। हिटलर कितने खराब थे, कितने उन्होंने खराब काम किए थे, लोगों को मारा था, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर घेटों से बाहर निकलने के वजह से ये जो लोग हैं ये हिटलर के आंखों के सामने आ गए थे। यहाँ पर जो नाजी जर्मनी है वहाँ पर एक सबसे वर्स्ट एक सिचुएशन हिस्ट्री का देखने को मिला था। यहाँ पर ज्यूज का जेनोसाइड देखने को मिला था। अब जेनोसाइड का मतलब क्या है? जेनोसाइड जहां पर बहुत सारे लोगों को, एक ही कम्युनिटी को के लोगों को एक साथ मिलाकर जब मार दिया जाता है तब इसको कहा जाता है जीनोसाइड। अब यहाँ पर नाजी जर्मनी में जो हिटलर थे उनके रूल के टाइम पर ये ज्यूइश को मार दिया जा रहा था। जहाँ पर भी उनको देखा जाता था उनको मार दिया जाता था, उनको गैस चैम्बर में भर कर रख दिया जाता था और जब मन चाहा गैस चैम्बर में गैस खोलकर उनको वहाँ पर मार दिया जाता था। अब इस प्रोग्राम के दौरान लगभग 12 मिलियन ज्यूइश, 12 मिलियन कितना बड़ा संख्या है आप लोग सोच ही सकते हो। 12 मिलियन ज्यूइश को वहां पर मार दिया गया था एक साथ, एक ही अलग अलग एक ही टाइम पीरियड पर उन इतने सारे लोगों को मार दिया गया था। अब ज्यूइश जो लोग थे वो घीटों से जो बाहर आ रहे थे उनको इस तरीके से खत्म करने की एक ठान ली गई थी। इसके वजह से उनका प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया था। इसके वजह से वो लोग जर्मनी से भागकर अलग अलग कंट्रीज में जाकर पहुंच रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अब यहाँ पर वो लोग यूएसए, साउथ अमेरिका, ये सारे जगहों पर जाकर छुप रहे थे। ये जो चीज़ है ये बहुत ही खराब चीज़ है। ये जो हिटलर ने किया था ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर आप लोगों को कभी वक्त मिले तो एक हिंदी फिल्म है बवाल, ये वरुण धवन का एक फिल्म है बवाल, उस फिल्म को देखिएगा। अगर आप लोग उस फिल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ था, किस तरीके से लोगों को वहां पर मारा गया था। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि ज्यूइश को, बहुत सारे ज्यूइश को, 12 मिलियन ज्यूइश को एक साथ वहां पर नाजी जर्मनी में मारा गया था और वो भी हिटलर के द्वारा। अब इसके बाद शुरू होता है जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिस्ट मूवमेंट के वजह से जो भी डायस्पोरा के लोग थे, खासकर जो ज्यूइश डायस्पोरा के लोग थे, वो लोग एक साथ आ रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि उनको एक पॉलिटिकल पावर मिले। अगर उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होता रहा, उनको अगर एक साथ मारा जाता रहा तो वो लोग खत्म हो जाएंगे। इस वजह से वो लोग अपने आप को इकट्ठा कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जियोनिस्ट मूवमेंट के वजह से लास्ट में इजराइल स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो जियोनिस्ट मूवमेंट है इसका मेन एम था ज्यूइश पीपल जो भी अलग अलग कंट्रीज में उनको इकट्ठा करना और उनको उनके होमलैंड के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके एक मूवमेंट, एक लोगों को एक साथ लेकर चलने का एक कोशिश था जियोनिस्ट मूवमेंट। फिर हम आखिर में देखते हैं अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो ज्यूइश लोग हैं वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स पैलेस्टाइन को रूल कर रहे थे। उस टाइम पीरियड पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पैलेस्टाइन को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और जब पैलेस्टाइन को ब्रिटिशर छोड़ के जाने वाले थे
तब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस पैलेस्टाइन स्टेट को दो हिस्सों में बांटने की बात की थी। एक है अरब स्टेट, दूसरा है जूइश स्टेट। जूइश स्टेट इसलिए क्योंकि वहां पर जूइश लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाकर रह रहे थे। इस वजह से पैलेस्टाइन के दो टुकड़े करने की सिद्धांत ली गई थी। एक है अरब स्टेट और दूसरा है जूइश स्टेट। जो भी पैलेस्टाइन के जो जूइश लोग हैं वो लोग तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन जो अरब के रहने वाले लोग हैं वो इस चीज को रिजेक्ट कर रहे थे। आखिरकार 1948 में पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक चला गया था अरब के पास और दूसरा बन गया था इजराइल स्टेट। इस तरीके से ज्यूज के लिए इजराइल स्टेट का फॉर्मेशन हम देखते हैं। यहाँ पर जो ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है ये आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा चल रही है। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा ही होगा कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ गई है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गया है। ये जो सिचुएशन है इसका रीज़न सिर्फ आज का सिस्टम नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम पीरियड से ही ये प्रॉब्लम चली आ रही है। इसका एक एंगल रिलीजियस भी है, जूइश कम्युनिटी का एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि किस तरीके से जूइश कम्युनिटी का डायस्पोरा डेवलप हुआ है, उनका अलग अलग टाइम पीरियड पर किस तरीके के चेंजेस आई है, और आखिर में हम एक सल्यूशन, लगभग एक सल्यूशन जब देखते हैं तो यहाँ पर जूइश डायस्पोरा को एक स्टेट, इजराइल स्टेट मिल जाता है और वो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं। और आज के जो टाइम पीरियड पर है यहाँ पर भी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ये सारे कारण से चली आ रही है। तो आज का ये जो क्लास है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ पर अगर आपको ज्यूइश डायस्पोरा के बारे में पूछा जाए तो आप कम से कम जो मेन पॉइंट है, जो भी ग्रुप्स या फिर जो भी एम्पायर्स रूल करते थे उनका नाम थोड़ा बहुत याद करके जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सारे चीज़ें कोट करोगे आपका मार्क इतना ज़्यादा होगा। मैंने बहुत सारे जगहों से पढ़ा है, इग्नू का जो बुक है उसको अच्छी तरीके से रीड करने के बाद ये मैंने क्लास को तैयार की है। तो इसके ऊपर आप विश्वास रखिए, और ये जो नोट्स है इसको मैंने थोड़ी अच्छी तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि जूइश कम्युनिटी के बारे में, जूइश डायस्पोरा के बारे में कहीं पर भी इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया नहीं गया है। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।